हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग जो सामान्य अध्ययन है आपका उत्तर प्रदेश का घटना चक्र पूर्वावलोकन से हम लोग कवर करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा जैसे कि आरओ की परीक्षा है, जहां पर आपसे 20 से 22 प्रश्न यूपी जीके का पूछा जाना है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है आरओ परीक्षा के लिए जीएस में 140 में 20 से 22 प्रश्न का मतलब है कि अच्छा खासा रोल अदा करने वाला है यूपी स्पेशल। तो यह जो सीरीज़ है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होती हैं, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। खासकर आरओ के लिए स्पेशली ज़रूर इसको कवर करना है। उत्तर प्रदेश में अभी तक जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं रही हैं स्टेट सिविल की, यहाँ पर जो है 1990 से लेकर के 2023 तक की सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो यूपी जीके के कवर करने हैं, चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐतिहासिक परिदृश्य से लेकर के विविध तक जो है टोटल 22 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो घटना चक्र अति महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल के लिए। तो इस पूर्वावलोकन में आपको एक शॉर्ट नोट दिया गया है। इसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको जो है कवर किया गया है। तो शॉर्ट नोट आप जो है अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसके लिए PDF आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। और वीडियो के माध्यम से आप पूरा जो है MCQ पार्ट को अच्छे से कवर कीजिए, जिससे कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। यूपी आरओ प्रीलिम्स जो कि 11 फरवरी को डेट निर्धारित की गई है। उसके बाद अपकमिंग जो यूपी PCS प्रीलिम्स है 2024 का, उत्तर प्रदेश की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए रामबाण है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग प्रश्नोत्तर श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 का ही ऐतिहासिक परिदृश्य का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो उत्तर प्रदेश इतिहास, ठीक, तो बुद्ध, नवाब और महाराज। यानी राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन सी। इतिहास को उपलब्ध स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसका ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जबकि ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों से बुद्ध, नवाब तथा महाराज के संबंध में पर्याप्त प्रमाणिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जबकि राम के संबंध में जानकारी रामायण महाकाव्य से ही हो पाती है। यह भी लिखित महाकाव्य है, लेकिन इसे प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रामायणकालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का रामायण में उल्लिखित घटनाओं से सामंजस्य स्थापित अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अभी इस पर शोध कार्य जारी है। साक्ष्यों में सामंजस्य का अभाव इसलिए भी है कि रामायण महाकाव्य की रचना घटना के बहुत बाद की गई है, अतः उस काल से संबंधित स्तरों से मिले साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं हो पाती। क्योंकि रामायण को ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाता, साथ ही राम के बारे में जानकारी अन्य किसी ग्रंथ से न होने के कारण राम को ऐतिहासिक पूर्व काल में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है कि गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, तो ये पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है किस संस्कृति से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप पढ़ते हो जो सबसे आपका पूर्वी छोर है वह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट जो कि हिंडन नदी पर लोकेटेड है। तो संस्कृति कौन से संबंधित होगा? हड़प्पा कालीन। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराई गई। हिंडन नदी के तट पर स्थित यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है, जो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न में आलमगीरपुर गाजियाबाद में दर्शाया गया है, जबकि हड़प्पा संस्कृति का यह स्थल कहाँ पर है? मेरठ में है। तो आपको याद रखना है, हड़प्पा कालीन जो पूर्वी छोर है आपका उत्तर प्रदेश का, दैट इज आलमगीरपुर, तो ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में होगा। और नदी कौन सी है? हिंडन नदी। अगला प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला दिया गया है कालीबंगा है। तो कालीबंगा आप जानते हो यह जो है राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। लोथल की बात की जाए तो वह भोगवा नदी है गुजरात में। आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में होगा, और हुलास भी यूपी से है। तो 3 और 4 ही यहाँ पर आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा।
कालीबंगा राजस्थान में है, किस नदी पर है? तो घग्गर नदी पर है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी पर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले में हिंडन नदी पर है। वहीं पर हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन? देवबंद। सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा, वर्ष रहा 1866 ईस्वी, ऑप्शन डी। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद व अन्य लोगों के द्वारा वर्ष 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का पूर्ण नाम उत्तर प्रदेश से पहले क्या रहा? संयुक्त प्रांत। अब यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा यूपी के जो नाम वाम, जैसे कि संयुक्त प्रांत की अगर बात की जा रही है तो यूपी से पहले जो नाम हुआ करता था वो संयुक्त प्रांत। तो बेसिकली आपकी हिस्ट्री क्या है यूपी के नामकरण की अगर देखा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए तथ्य। बात करें अगर 1834 की, तो 1834 में क्या होता है? 1834 में यानी वर्ष 1834 तक क्या था कि जो संयुक्त प्रांत, फिर नाम रहा यूनाइटेड प्रोविंस, आगरा एंड अवध रहा, उसके पहले नाम है ना। तो 1934 तक जो है बंगाल सूबे के अधीन हुआ करता था। बंगाल सूबे के अधीन हुआ करता था 1834 तक। तो बंगाल सूबे, ठीक है। तो सूबे उस समय कितने हुआ करते? तो बंगाल, बम्बई और मद्रास, तो 3 सूबे हुए करते थे उस समय। फिर आवश्यकता हुई कि एक सूबे की और गठन किया जाए, तो उसका नाम किया गया फिर आगरा, ठीक है। तो आगरा एक सूबा गठन किया गया। तो सूबे का प्रमुख जो होता था वो गवर्नर होता था। फिर बात आती है जनवरी 1858 में। 1857 विद्रोह के बाद 1858 में जो है लॉर्ड कैनिंग जो है इलाहाबाद में आ बसते हैं और जो है उत्तरी पश्चिमी सूबे का गठन किया जाता है। उत्तरी पश्चिमी सूबे का गठन कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। और इसी क्रम में आप जानते हो 1858 ईस्वी में जो उच्च न्यायालय था जो कि आगरा में हुआ करता था, तो आगरा से उठाकर इलाहाबाद में ला दिया गया। 1868 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो गया। तो आगरा से स्थानांतरण हुआ हाई कोर्ट का इलाहाबाद का, कहाँ? इलाहाबाद में कर दिया गया, आगरा से। जो उत्तर पश्चिमी सूबा रहा है इसका पूरा नामकरण जो है नाम बदल दिया गया उत्तर पश्चिमी सूबे का वर्ष 1902 ईस्वी में। तो वर्ष 1902 ईस्वी में पूरे सूबे को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से, ठीक है। तो आगरा और अवध जो संयुक्त प्रांत हुआ करता, आगरा अवध संयुक्त प्रांत। 1902 के बाद फिर बात आती है 1920 की। 1920 में क्या होता है? विधान परिषद का पहला चुनाव होता है और लखनऊ में जो है 1921 में जो है लखनऊ परिषद का क्या है? गठन होता है। और उस समय क्या होता था कि भाई जो गवर्नर हो या मंत्री हो या गवर्नर के जो सचिव होते हैं उनको रहना कहाँ होता था? लखनऊ में ही रहना होता था। तो जो मुख्यालय पहले हुआ करता था इलाहाबाद, उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया हरकोर्ट बटलर ने। किसने? हरकोर्ट बटलर ने। तो हरकोर्ट बटलर जो रहे हैं इलाहाबाद से मुख्यालय बना लिया लखनऊ। और 1935 आते आते जो है संपूर्ण जो कार्यालय रहा पूरा ट्रांसफ़र कर दिया लखनऊ 1935 तक। तो लखनऊ आ गया 1935 तक। फिर 1937 में जो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध रहा है उसका नाम बदल दिया जाता है और अप्रैल 1937 में नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत। नाम क्या हो जाता है? संयुक्त प्रांत। फिर आती है जनवरी 24 और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम यानी संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। और इसीलिए आप जानते हैं जब योगी जी मुख्यमंत्री बने वर्ष 2017 में, तो 2018 से जो है 2018 यानी 24 जनवरी 2018 को पहली बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया। तो आपको ये भी मालूम चल रहा है कि हर साल आप उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मना रहे हो और पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया। 24 जनवरी क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था
संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम हुआ 24 जनवरी 1950 को। तो ये मोटी मोटी बातें रही, इंपॉर्टेंट रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब आरओ एआरओ वाले आप देख लीजिए किस तरह यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ऐतिहासिक परिदृश्य से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के अनेक यानी इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो प्राचीनतम प्रमाण पर मिलते हैं आपको, वो है आपका लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव है। और लहुरा देव लोकेशन कहाँ पर होगा? तो लहुरा देव की जो लोकेशन है वो संत कबीर नगर जिले में है लहुरा देव। और यहाँ से जो है प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य है वो चावल का जो है यहाँ पर साक्ष्य मिलता है, चावल का। ठीक है, ये आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान भी। तो चावल की बात हो गई, धान की तो बात हो गई, लेकिन जौ यहाँ पर जो दे दिया गलत हो गया। तो केवल और केवल आपका आंसर, राइट आंसर केवल एक रहा है। तो इस तरह आप देख रहे हैं आसान सवाल पूछ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री यदि आपने कवर किया तब भी आपका रहा है उत्तर प्रदेश स्पेशल, आप आसानी से कर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वास्तविक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम जो प्राण प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है उत्तर प्रदेश का, वह संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान के अलावा किसी अन्न की साक्ष्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं है, इसलिए कथन एक सही रहा है। जौ की बात बिल्कुल नहीं की। अगला प्रश्न है दोस्त कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पर करवाया था? किसने? बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पर कराया था? और यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा कहाँ? सरधना में। तो मेरठ के निकट सरधना ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को अन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल की नवाब नजब खान ने सहारनपुर के रोहेला सरदार जब्त खां को हराने में प्रमुख भूमिका कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। सांब्रे का स्थानीय नाम अपभ्रंशित होकर समरू हो गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थीं। तो घटना चक्र के प्रश्नों के साथ साथ उसकी जो व्याख्या है, प्रश्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्याख्या होती है। तो ज़्यादातर आपको सवाल जो रिपीट हो जाएंगे प्रश्नों की व्याख्या से ही आपको एग्जाम में देखने को मिल भी जाते हैं, इसलिए प्रश्न को कवर करने के साथ साथ व्याख्या को आप जरूर कवर करें। अगला है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध जो मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा। तो बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा फैजाबाद, जिसका आधुनिक नाम क्या हो गया है? अयोध्या। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम रानी ब्रांड बेगम उन्मातुज जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में अवस्थित है, जिसे अपनी प्रिय बेगम की स्मृति में बनवाया था। यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यह प्रमुख व्यक्तित्व तो दिए गए हैं, किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, यहाँ आपको बताना है कौन सा गलत है। तो जोश मलिहाबादी रहे, मलिहाबाद से रघुपत सहाय फिराक की बात की जाए तो कानपुर दिया है, गोरखपुरिया रहे हैं तो गोरखपुर होगा। जिगर मुरादाबाद, जिगर कली चकबस्त लखनऊ, सब तो सही ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इलाहाबाद प्रयागराज यानी रघुपत सहाय फिराक हैं, इनकी जो कर्म भूमि वह प्रयागराज रही है और गोरखपुर इनकी जो है जन्मभूमि रही है। तो इनकी कर्म भूमि रही इलाहाबाद और गोरखपुर जन्म इनका हुआ था जो है वो गोरखपुर में हुआ था, क्योंकि इलाहाबाद कर्म भूमि, वहीं पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अंग्रेजी विभाग में शिक्षक रहे हैं ये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा में क्या है? अंग्रेजी विभाग में शिक्षक थे। कानपुर से कोई नाता नहीं रहा है, इसलिए प्रश्न में कानपुर जो दिया था ये गलत था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्त? पहला दिया हुआ अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा पटियाली, है ना, पटियाले एटा में। मिर्जा गालिब की बात की जाए
तो आगरा संबंधित जोश मलिहाबादी रहे ही हैं। राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ इलाहाबाद दे दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को आप जानते हो, जो काकोरी कांड रहा वो, इसमें जो इनको फांसी की सज़ा जो है वो गोरखपुर में मिली थी, और इनका जो जन्म हुआ था आप जानते हो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इलाहाबाद से कोई दूर दूर तक नाता नहीं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 10। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? आगरा में किसका जन्म हुआ था? एक तो अभी पढ़ रहे हो आप मिर्जा गालिब, है ना, तो गालिब रहे हैं। यहाँ पर मीर दे रखे हैं, अमीर खुसरो हैं और फिराक हैं। तो अमीर खुसरो का कासगंज ईटा रहा है। वहीं पर फिराक की बात की जाए तो इनका जन्म फिराक गोरखपुरिया रहे हैं, है ना। और मीर का भी संबंध रहा है, तो डिस्प्यूटेड प्रश्न रहा है। परीक्षा ही तब निरस्त हो गई थी। इस प्रश्न के 2 उत्तर सही है। मिर्जा गालिब एवं मीर तकी दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज फिराक गोरखपुर। अगला यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 है कि भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर से पूछा गया था उस समय प्री में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँ में हुआ, फांसी इनको गोरखपुर में दी गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर शाहजहाँपुर। 11 जून 2021 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश की शाहजहाँपुर में उनकी जयंती के अवसर पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। उन्होंने योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। कहाँ पर हुई थी? आप जानते हो, हिस्ट्री आप पढ़ते हो। कहाँ पर? कानपुर में। काकोरी कांड जिसका नाम क्या हो चुका है? काकोरी ट्रेन एक्शन है। तो काकोरी कांड में अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह एवं चंद्रशेखर लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो रहे हैं वो क्या है, वहाँ से पुलिस के हाथ से बच निकले थे। वहीं जाकर वहाँ नई दिल्ली कोटला में फिर HSRA बनाते हैं 1928 में, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्थित जो एल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण जो किया गया किसके नाम पर है? तो एल्फ्रेड पार्क का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद जिसका प्रयागराज नाम है यहाँ पर स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश पुलिस एवं भारतीय क्रांतिकारियों की मुठभेड़ के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क में ब्रिटिश पुलिस एवं चंद्रशेखर आज़ाद के मध्य मुठभेड़ हुआ। जब चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में मात्र एक गोली ही बची थी, तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली दाग दी और शहीद हो गए। इन लोगों से मरने से अच्छा खुद ही जो है इन्होंने ले ली गाली। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का पुनः नामकरण जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। जो चंद्रशेखर आज़ाद ही रेंजर काकोरी ट्रेन एक्शन से क्या है बच निकले थे, और बाद में HSRA का निर्माण जो करते हैं दिल्ली कोटला में 1928 में। अगला प्रश्न है दोस्त, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, जैसे ही मोतीलाल आएगा और आप पगला जाएंगे और आपका दिमाग जो है जाएगा कि मोतीलाल नेहरू जो होंगे वह इलाहाबाद से संबंधित होंगे। प्रयागराज पहुंच जाएंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप जो है इलाहाबाद न लगाकर कॉन्फिडेंस के साथ लखनऊ लगाइएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1957 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत कला भवन संग्रहालय। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर लोकेटेड है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बनेगा। भारत कला भवन है, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में लोकेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में राय कृष्ण द्वारा की गई थी। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
विंध्याचल को मिर्जापुर बताया गया, बात बिल्कुल सही है। देवा शरीफ बाराबंकी, यह भी सही है। हस्तिनापुर मेरठ, यह भी सही है। श्रृंगवेरपुर फैजाबाद बताया गया, तो श्रृंगवेरपुर आपका पड़ेगा कहाँ पर? प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद रहा, तो प्रयागराज होगा। विंध्याचल, ठीक है, देवा शरीफ बारा हस्तिनापुर मेरठ में है, जबकि श्रृंगवेर इलाहाबाद जिले में स्थित है। अगला है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित कहाँ पर है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम, तो महर्षि वाल्मीकि जो है ये कानपुर यानी बिठूर जंगल, बिठूर में। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। तो रामायण आपने देखा होगा, तब भी आपको मालूम चल गया होगा वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पर लक्ष्मण ने सीता को ले जाकर छोड़ दिया। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर में लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित कहाँ पर है? सही जवाब बन जाएगा वाराणसी में, ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत माता मंदिर वाराणसी की काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। भारत माता की प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई है और एक मॉडल के रूप में दिखाई पड़ती हैं, जिसमें भारत के सागर, मैदान तथा पर्वत का प्रतिनिधित्व समूचे भारत का प्रतीक है। भारत माता मंदिर देवी या देवता की परंपरागत प्रतिमा नहीं है, किंतु भारत माता का वास्तविक मानचित्र है। अगला प्रश्न, सारनाथ लोकेशन। सारनाथ, तो सारनाथ आप जानते हो जहाँ पर बौद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ वाराणसी जिला, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बन जाएगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसी धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इसका एक अन्य नाम बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्तन भी मिलता है। काशी के प्रसिद्ध श्रेष्ठी नंदी यहाँ के बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था। मौर्य शासक अशोक ने इस स्थान की यात्रा कर यहाँ स्तूप एवं स्तंभ बनवाए थे। इनमें सिंह शीर्ष स्तंभ अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला है कि आगरा में स्थित जो दयाल बाग है, यह किससे संबंधित है? दयाल बाग, और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा राधा स्वामी पंथ से संबंधित है आगरा स्थित दयाल बाग। आगे बढ़ते, यहाँ पर आपको मिलान करना है और सही कूट का यहाँ पर जवाब देना है। फतेहपुर सीकरी आप जानते हो, तो ये प्राचीन शहर जो कि अकबर की शासनकाल में यहाँ पर जो है विशाल किलेबंदी की गई थी, तो फतेहपुर सीकरी का संबंध अकबर से होगा। जौनपुर सिटी की बात की जाए तो जौनपुर शहर की स्थापना की बात करोगे तो आप फिरोज शाह तुगलक होंगे। आगरा की बात की जाए तो सिकंदर लोधी। जामा मस्जिद बदायूं, जामा मस्जिद बदायूं है, तो आप जानते हो दिल्ली के जो सुल्तान रहे इल्तुतमिश ने जो है वहाँ पर जो है 1210 ईस्वी में नींव रखी थी, है ना, क्योंकि उस समय वहाँ सूबेदार रहा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको करना है, तो ए का यहाँ पर जो है 3 है और वी का 4 है, सी का 2 हो जाएगा और डी का क्या है 1 है। तो 3 4 2 1 राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ये आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्त कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, तो अनूप वेदिका जो कि चुनारगढ़ में है किसकी है? यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी भर्तृहरि। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। 3400 वर्ग गज में फैले इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खंभा, सौर घड़ी तथा भर्तृहरि की समाधि आदि दर्शनीय विरासतें हैं। तो चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनार में स्थित, ठीक है। तो चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी यहाँ पर बात की जा रही मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर में है चुनारगढ़। तो यहाँ पर 3400 वर्ग गज में फैला है चुनारगढ़ किला। इसमें देखेंगे तो सोनवा मंडप है, 52 खंभा, सौर घड़ी भी है, सौर घड़ी तथा भर्तृहरि की यहाँ पर समाधि आदि दर्शनीय विरासतें हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 है, सूची मिलान करना है। देवा शरीफ का मेला आप जानते हो बाराबंकी में लगता है, ठीक है। तो डी का 1 आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। कनक भवन ले लो, अयोध्या चले जाओ, कामादगिरि पर्वत हो जाएगा, कालिंजर दुर्ग बांदा है, कामादगिरि पर्वत चित्रकूट हो जाएगा। ए का 4 है और बी का 3 होगा, कालिंजर बांदा होगा 2 होगा, देवा शरीफ 1 होगा। 4 3 2 1, तो उल्टा यहाँ पर 4 3 2 1 ऑप्शन यहाँ पर आपका
बी सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर है 23 और यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। और अभी आप पढ़ के आ रहे हो कामादगिरि पर्वत, तो कामादगिरि पर्वत आपका लोकेशन कहाँ है? चित्रकूट होगा। तो डी का यहाँ पर 1 है, तो ना तो ए होगा ना तो डी होगा। एलिमिनेशन मेथड ऐसे तो लगाते हो। अब ए दिया हुआ है यहाँ पर, ए का 4 है, तो यानी 84 गुंबद जो है आपका वो जालौन में होगा। आपको उत्तर आपका प्रश्न से ही मिल जा रहा है। तो ऐसे भी आप दिमाग लगाइएगा एग्जाम में। अब इसमें दोनों में देखेंगे तो आसान बच रहा। आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री आप बढ़ते हैं, बुद्धिज्म पढ़े होंगे तो बौद्ध से संबंधित कुशीनगर आपका हो जाएगा। तो बौद्ध स्तूप यानी सी का 2 हो जब बन गया तो ऐसे भी आपका एलिमिनेट हो गया। और बी का 3 जामा मस्जिद मुरादाबाद बचा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। तो एलिमिनेशन भी लगाइए, ऐसे यहाँ पर बताया गया किस तरह आप कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आप ROR 2017 में किस तरह प्रश्न पूछा गया था आयोग के द्वारा। यूपी स्पेशल पूछा, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया था। तो वही हरकोट बटलर रहे जो कि ट्रांसफ़र कर दिए थे, आगरा उच्च न्यायालय लेकर के इलाहाबाद लेकर के आए थे प्रयागराज। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका, 1 और 2 सही है। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो इन्होंने थोड़ा उठा के अपना करंट से चिपका दिया। तो तथ्य क्या होगा कि जो लखनऊ नगर निगम है इसकी सिटी इंचार्ज देखेंगे तो 50% से ज़्यादा ही है जहाँ पर रिहायशी क्षेत्र जो है विस्तृत। तो इसलिए ये गलत कथन हो गया। तो 1 और 2 ही यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो 1775 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद, जिसका अब नाम अयोध्या हो चुका है, तो अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के 54.98% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत हैं। अगला सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अधिवेशन के स्थान, तो उत्तर प्रदेश में आपको कांग्रेस अधिवेशन बिल्कुल रटे रटाए होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो। तो यहाँ पर प्रश्न आप देखिए दिया गया है कि 1892 1905 आपको याद जरूर होगा। बंगाल डिवीज़न की बात यहाँ पर की जाती है। इसका अधिवेशन होता है वाराणसी में। तो बंगाल डिवीज़न वाला GC गोखले यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो बी का आपका 4 हो गया। जब बी का 4 हो गया तो आपका काम जो है ना तो बी होगा ना तो डी होगा। अब ए और सी में आपको चुनना है। एक और आपका जो कि लखनऊ पैक्ट के नाम से रहा 1936 का, यानी सी का 1 हो जा रहा है। जब सी का 1 हो जा रहा है और यहाँ पर 2 दे रखा, यहाँ पर 1 हो तो अब तब भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बाकी आपको मालूम होना चाहिए 1905 वाराणसी, 1892 का कहाँ पर होगा? इलाहाबाद रहा है WC बनर्जी। इसके बाद है 1936 लखनऊ AC मजूमदार। ठीक है, तो 1936 दिया है, माफ़ कीजिए। 1916 है लखनऊ पैक्ट, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम लीग जो मिलते हैं AC मजूमदार अध्यक्षता करते हैं। 1936 है तो जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, तो लखनऊ का हो गया 1936। 1446 लास्ट मेरठ हुआ था। तो बस आपको मिलान कर लेना है, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ए का 2 है, बी का 4 है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, तो 1892। वैसे उत्तर प्रदेश में वर्ष 1947 तक आज़ादी तक देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो अधिवेशन हुए हैं टोटल पूछा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए 9 अधिवेशन हुए हैं। तो 4 आपको यहाँ पर मिल ही गए हैं। तो बात की जाए वर्ष 1888। ठीक है, 1888 जो कि इलाहाबाद रहा है। इलाहाबाद जॉर्ज यूले अध्यक्षता किए थे।
तो अध्यक्षता जो है यूले ने की थी, जॉर्ज यूले रहे हैं। 1888 के बाद 1892 दे ही दिया गया, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा 1892, तो WC बनर्जी हो गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे हैं। 1892 के बाद रहा है 1899, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा 1899, ईयर वाइज चल रहे हैं। तो 1899 रमेश चंद्र दत्त अध्यक्षता करते हैं, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। 1899 के बाद तीसरा, फिर चौथा हो जाता 1905 आपका गोपाल कृष्ण गोखले, वाराणसी वाला, बंगाल डिवीज़न। इसके बाद चौथा हो गया, पांचवा ले लो आप 1910 में, ठीक है। 1910 जो कि इलाहाबाद में होता है, सर विलियम वेदवर्न के द्वारा रहा है, अध्यक्षता की गई। फिर छठा ले लो आप 1916 का लखनऊ पैक्ट वाला AC मजूमदार, ठीक है। तो लखनऊ रहा, AC मजूमदार रहे, अंबिका चरण मजूमदार 1916। तो 6 ये हो गए, 2 ये 8 हो गए। एक और बच रहा आपका बेलगाम के बाद 1925 में रहा आपका, गांधी जी एक के थे 24 में, तो 6-7 आप ले लो 1925 वाला, ठीक है। तो 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू वाला, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, कहाँ, कानपुर। तो 7 ये हो गए। फिर 1936 बच जाएगा, 8वां हो जाएगा, 9वां हो जाएगा 1946 मेरठ का। तो टोटल 9 जो है कांग्रेस अधिवेशन 1947 तक उत्तर प्रदेश में 9 कांग्रेस अधिवेशन। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले अध्यक्षता करते हैं। 99 92 होता है, फिर 99 है, 1910 है, 1905 1910 1916 है, ठीक है। 1925 है, 36 है, 46 है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर दुर्ग मेला भी लगता कहाँ? बांदा। ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में यह जिजाग भुक्ति संप्रदाय के अधीन था। 1569 ईस्वी में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न दिया है, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्ष में सम्मिलित करना है। अभी जो आपको बताया गया दूसरे तीसरे प्रश्न नंबर पर, वही आपको यहाँ पर तथ्य देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो 24 जनवरी 1950 की बात करेगा, नहीं डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बिना पढ़े भी आप लगाएंगे कि हाँ डी का 1 तो यहाँ पर सब में बताया है। 1 2 3 4 किसी में नहीं दिया है, किसी एक से काम चलने वाला वैसे भी नहीं है, एलिमिनेशन मेथड नहीं लगे। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अभी बताया गया था कि आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत घोषणा की गई वह 1902 रहा है। 1902 तो कहीं दिया ही नहीं, 1902, चलिए ठीक। और उत्तर पश्चिमी प्रांत तो सबसे पहले की बात की ही गई थी भाई, 1836 ले लो, 34 में रहा है। जानते हो शुरुआती में क्या रहा भाई, जो रहा है 1834 बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास, बम्बई। तो एक और बनाने की बात की गई भाई, एक और बनाया जाए, जो कि अवध किया गया नाम, अवध प्रेसिडेंट, अवध नहीं मतलब आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई, ठीक है। तो 34 तक तो रहा है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, फिर 34 में आगरा बना दिया जाता है। फिर 36 आता है, 36 में कहा जाता है कि उपराज्यपाल राष्ट्रपति अधीन हो जाएगा, जो रहा हुआ करते थे, है ना, गवर्नर। तो 1858 में जब इलाहाबाद में जो पत्र पढ़ते हैं 1857 विद्रोह के बाद कैनिंग, तो वहाँ पर यह चर्चा होती है। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो है गठन कर दिया जाता है दिल्ली मंडल को छोड़कर इलाहाबाद से। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी प्रांत का संबंध यहाँ पर जो होगा, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत अगर बात की जाए तो यहाँ पर होना चाहिए था 34, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत तो अवध के नाम से रहा है, 1836 में किया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से रहा है, और अवध, और ये बात की गई 36 में। तो यहाँ थोड़ा घोंच पहुँच दिख रहा है इन लोगों के प्रश्न में। अब संयुक्त प्रांत नाम 1937 में किया ही गया था, थोड़ा यहाँ पर गलती दिख रहा है। चलिए, प्रश्न डिस्प्यूटे रहा है। यूपीपीसीएस फिल्म 2022 में पूछा गया उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मना रहे हो, वर्ष 2018 में इसको पहली बार मनाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। इस दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया।
24 जनवरी 1950 को। तो इसलिए सरकार ने वर्ष 2018 में पहली बार स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया। और इसी दिन क्या है, योगी जी ने ODOP की भी शुरुआत की थी। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। आगे बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर रहा आपका राजनीतिक परिदृश्य है। तो इसी 28 प्रश्न के साथ चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। PDF के लिए आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन के लिए है तो नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।